Now, good morning, guys. This is our my next video. In the previous video, we discussed about some examples of the vector space, and I left the video at the question that show that the set of all matrices of order m cross n, where the entries are belongs to the real field, forms a vector space over the field of real numbers with respect to the vector addition as the simple addition of two matrices, and the scalar multiplication as simple the multiplication of a matrix by a scalar. ठीक है, तो ऑपरेशन मैंने यहाँ लिख दिए थे आपके. एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड एज सिंपल, जैसे आप जानते हो, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये जो कैपिटल M क्रॉस n है, ये जो सेट है पूरा, ये आपका वेक्टर स्पेस बनाता है इस फील्ड R के ऊपर. ठीक है, तो मैंने यहाँ लास्ट वीडियो को आपको ओवर किया था. अभी आज की वीडियो में भी हम एक दो एग्जांपल्स अभी वेक्टर स्पेस के ही देखेंगे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग जस्ट द बेसिक ऑफ द वेक्टर स्पेस. जब एक बार वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज आपको लर्न हो जाएंगी तो आगे वेक्टर स्पेस की डीप स्टडी करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बहुत सारी थ्योरम्स को प्रूव करने जाएंगे, तो थोड़ा सा ऑन प्रैक्टिस हो जानी चाहिए चीजें, तो ज्यादा अच्छा होगा. फिर कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे कि कुछ अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस डिफाइन करके कि शो दैट दिस इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट. बिकॉज आपके जब भी आप नेट की तैयारी करोगे तो नेट में हमेशा लीनियर अलजेब्रा का अच्छा खासा पार्ट आता है, तो उसमें ये वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है, जिसमें ऑप्शन दे करके वो पूछते हैं कि विच वन ऑफ दीज इज वेक्टर स्पेस और नॉट, और विच वन ऑफ दीज इज सब स्पेस और नॉट. तो अगर ऑन प्रैक्टिस हो जाएगा, हमें प्रॉपर्टीज एकदम ऑन हैंड हो जाएंगी, तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए काम अटेम्प्ट करना. तो आज अब नेक्स्ट अपने आज के लेक्चर का मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूं. आपका एग्जांपल है, क्वेश्चन है आपका, इज द सेट M2 क्रॉस 2. अब जैसे मैंने M क्रॉस n को समझाया था, अब आप 2 क्रॉस 2 से समझ जाओगे. ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस a vector space under vector addition and scalar multiplication defined as follows. अब दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे डिफाइन किया गया है. सपोज मैं एक मैट्रिक्स को डिनोट कर रही हूं U से, दूसरी मैट्रिक्स को डिनोट कर रही हूं V से. तो दो मैट्रिसेस का एडिशन डिफाइन किया गया है U डॉट V. डॉट इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन फॉर ऑल U, V बिलोंग्स टू द सेट M2 क्रॉस 2. और सेकेंड आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किया गया है, अल्फा U इज इक्वल टू just multiplication in the matrix for all alpha belongs to the field of real numbers and U belongs to the set 2 cross 2. This is your question mark कि इस तरीके का सेट M2 क्रॉस 2 इस तरीके के दो ऑपरेशंस के साथ में क्या वेक्टर स्पेस बनाता है. दिस इज योर क्वेश्चन. तो अगर हम बहुत लंबा सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा शॉर्टकट से सोचना शुरू करते हैं. देखिए, हमें पता है कि वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो M2 क्रॉस 2 है, इसी को ही तो मुझे वेक्टर स्पेस दिखाना है कि ये इस पर लिख लेते हैं, ये जो M2 क्रॉस 2 है, इसी को ही तो आपको वेक्टर स्पेस दिखाना है. यानी कि M2 क्रॉस 2 विद रेस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन क्या होना चाहिए, आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए. क्वेश्चन तो ये है कि ये होना चाहिए, अभी पता नहीं है कि नहीं है. तो हम इसके ऑपरेशन को देखते हुए गेस लगाने की कोशिश करते हैं. देखिए, हमें पता है अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो ऑपरेशन हो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, मतलब कि क्लोज्ड हो. क्लोज्ड का मतलब ये है कि अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड करते हो, ऐड का मतलब है, यहाँ पर ऐड का मतलब ऐड से नहीं है, ये ऑपरेशन डिफाइन है इस तरीके से. यानी कि जब आप दो
दो मैट्रिसेस को के बीच में वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हो, वेक्टर एडिशन आपका डिफाइन है इस ऑपरेशन से, तो आप बताइए जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो अगेन एक 2x2 की मैट्रिक्स निकल कर आएगी? U भी आपकी 2x2 मैट्रिक्स है, V भी आपकी 2x2 मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स के बीच में वेक्टर एडिशन किस तरीके से डिफाइन है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वो तो 2x2 की ही मैट्रिक्स निकल कर आएगी। इट मीन्स ये तो झट से क्लियर है कि जो वेक्टर एडिशन है आपका, वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज डन अबेलियन ग्रुप के लिए। अब अबेलियन ग्रुप के लिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है आपकी? एसोसिएटिव लॉ। तो हमें पता है हम यहाँ पर दो की जगह जब तीन मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई रूल भी लगेगा, और हमेशा मैट्रिसेस में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन तो हमेशा एसोसिएटिव होता है, तो आई थिंक हमें वो भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी आपकी फेल कहां हो सकती है। तो सबसे अच्छी बात है कि एक एक प्रॉपर्टी को गैस लगाने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा ये सोचें कि ये फेल कहां हो सकती है। हमें पता है कि अबेलियन ग्रुप के लिए जो पांचवी प्रॉपर्टी होती है, अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए जो आपकी पांचवी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि इनको वेक्टर्स को ऐसे ऐड करो या इन वेक्टर्स को ऐसे ऐड करो। इन वेक्टर्स को ऐसे, एक को लेफ्ट में, एक बार राइट में, और एक बार ये लेफ्ट में और एक बार ये राइट में, तो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो गेस मेरा ये जा रहा है कि ये ऑपरेशन, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन मल्टीप्लीकेशन की सेंस में डिफाइन है, तो हमें पता है हर मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड करती ही नहीं है, तो इसका मतलब इसके फेल होने के चांस यहाँ हैं। तो बेटर है कि हम इसको एक एक करके पास कराएं, उससे अच्छा है कि 2 सेकेंड दें और ये सोचें कि इसके फेल होने के चांसेस कहां पर हैं। तो हमें पता है कि हम इसके लिए एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज मैंने U ले लिया 0 1 1 0 और मानो कि मैंने V ले लिया 1 1 1 2। ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी आपकी M2x2 में बिलोंग करती है और ये भी आपकी M2x2 में बिलोंग करती है। तो अब इनके बीच में वेक्टर एडिशन इस तरीके से डिफाइन है U डॉट V से। तो इसका मतलब 0 1 1 0 और 1 1 1 2। हमें पता है कि इस तरीके की मैट्रिक्स जब लेफ्ट में मल्टीप्लाई होती है तो रो को ऊपर नीचे कर देती है, मतलब कि ये अकॉर्डिंगली सेकंड रो को ऊपर ले आएगी और ये अकॉर्डिंगली फर्स्ट रो को नीचे ले आएगी। ठीक है, लेकिन जब हम इसी मैट्रिक्स को अब हम करते हैं राइट साइड से, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 0 1 1 0। तो जब हम इसको राइट साइड से अप्लाई करते हैं तो ये कॉलम्स को आगे पीछे कर देती है, मतलब सेकंड वाला कॉलम फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा। अब लेकिन अबेलियन ग्रुप होने के लिए तो ये लो तो होल्ड होना चाहिए था, यही तो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप के लिए। अब ये तो गड़बड़ हो गया। दिस इंप्लाई U प्लस V इज नॉट इक्वल टू V प्लस U। ठीक है, तो अब क्योंकि ये ट्रू होना चाहिए था सबके लिए, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई भी एक या दो सैंपल एग्जांपल मिल जाते हैं, सैंपल के लिए दो ऐसी मैट्रिक्स मिल जाती हैं जो कि इसको कंट्राडिक्ट कर देती हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई। दिस इंप्लाई कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल हो गया कि हमेशा आपका वेक्टर स्पेस बने ही जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन विच यू आर डिफाइनिंग। जैसे यहाँ पर वेक्टर एडिशन इस तरीके से डिफाइन था, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपना, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं द सेट ऑफ, यहां लिख देती हूं, show that the set of all real valued continuous function of x defined on an interval 0, 1 is a vector space over the field of
real numbers, that is R, with respect to the vector addition and scalar multiplication defined as the set of all real, the सेट को मैं कॉल कर देती हूँ कैपिटल बी ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। तो वेक्टर एडिशन, सबसे पहले हम वेक्टर एडिशन डिफाइन कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का मतलब है इस सेट V के कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में हम एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर फंक्शंस की बात हो रही है, तो फंक्शंस को तो हम जनरली एफ जी एच F1 F2 से डिनोट करते हैं, तो ऐसे ही ले लेंगे कि दो फंक्शंस को अगर आप ऐसे ऐड करते हो, जब उन पर x इवेलुएट किया जाएगा तो ये कैसे आएगा, F1x प्लस F2x for all F1, F2 belongs to capital V। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया जाएगा, A F x is equal to A F at x for all A belongs to the field of real numbers and F belongs to capital B। ठीक है, ये हो गया वेक्टर एडिशन, ये हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हमें पता है कि हमें वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए क्या क्या काम करना है, तो उस काम को करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। ये दिखता कैसे है, ये जो V है ये आपका ऐसा दिखता है। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस, जहां पर इनका डोमेन है 0,1 और जो रेंज, जो आपका को डोमेन है वो है पूरा का पूरा जो कोडोमेन है। अब रेंज कैसी है ये तो नहीं पता है, लेकिन जो कोडोमेन बैठेगा आपका वो रियल सेट के अंदर बैठेगा। ठीक है, एंड एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इज कि जब भी आप एफ पर, फंक्शन तो आप जानते हो ना, जब भी आप एफ पर इस 0 और 1 के बीच का कोई भी पॉइंट पिकअप करके डालोगे एक्स, तो ये हमेशा कोई एक रियल नंबर आएगा, where R belongs to R real number और X belongs to this one। ये है इसका मतलब। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रख लेना। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई जब भी हम F पर यहां से कोई भी एलिमेंट इसके ऊपर इवेलुएट करेंगे तो हमेशा कैसा एक आंसर निकल कर आएगा, एक रियल नंबर निकल करके आएगा। तो जब ये याद रखोगे ना तो इसका प्रूविंग में कुछ भी नहीं बचेगा, काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक एक करके काम शुरू करते हैं। पहला क्या दिखाना होता है कि वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में V आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, पहली वाली क्लोजर बाइनरी, इसको हम बाइनरी भी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब, अब आपको पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस V के कोई भी दो एलिमेंट्स, अगर मैं कहूं कि दो फंक्शंस हैं इसके F1 और F2, दो फंक्शन हैं किसके अंदर, भला V के अंदर दो फंक्शंस हैं, तो जब मैं इनके बीच में अगर वेक्टर एडिशन लगाऊं, अगर ये वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर बताई थी, कुछ ऐसी है, तो ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन ही निकल के आना चाहिए। तो आपको पता है इसमें ऐसे इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको पता है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको ये भी पता है कि जब भी हम दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या निकल करके आता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो आप रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हो। ठीक है, क्या पढ़ चुके हो, ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या पढ़ चुके हो, दैट इज, आपने पढ़ा है, दैट इज सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन अ कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब जो इनका सम है वो भी आपका दिस इम्प्लाई f1 प्लस f2 बिलोंग्स टू कैपिटल V फॉर ऑल f1 कॉमा f2 बिलोंग्स टू कैपिटल V। f1 f2 कोई भी पिकअप करोगे हमेशा उन दोनों का एडिशन उसके अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि उनको जोड़ने के बाद जो भी x में फंक्शन बनेगा वो हमेशा आपका किस में बनेगा, एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब ये आएगी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, तीन फंक्शन लेते हैं हम एसोसिएटिव के लिए हमेशा, बिलोंग्स टू V, देन f1 प्लस f2 प्लस f3 x। इसको मुझे अलग अलग तरीके से बांटना पड़ेगा। मुझे यहां बाहर ये लगाना पड़ेगा और बाहर इसे, अंदर इसे करना पड़ेगा। एसोसिएटिव का मतलब होता है पहले आगे वालों को या पीछे वालों को, वो तो आपकी मर्जी है, पहले इन दोनों को करो तो ये सेम आना चाहिए पीछे वालों के लिए, पीछे वालों के सम को अगर मैं पहले कर दूं तो आपको पता है कि इसका इवैल्यूएशन तो कुछ इस तरीके का होता है, f1 प्लस f2 x प्लस f3 x which is same as f1x प्लस f2x प्लस f3x। अब ये बात भी आपको पता है कि ये फंक्शन की तो आप बहुत सारी थ्योरी पढ़कर आए हो पहले से, ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। फंक्शन में एसोसिएटिविटी तो हमेशा होल्ड होती है, यानी कि अगर मैं इस ब्रैकेट को, मतलब कि इस आगे वाले फंक्शन को बाहर कर दूं और पीछे वाले फंक्शंस को ऐसे अंदर डाल दूं तो फंक्शन की थ्योरी में तो आपको कोई समस्या नहीं है। या फिर आप इसे दूसरे सेंस से पढ़ सकते हो, f1x, x क्या है आपका, कहां से आ रहा है x, 0,1 से आ रहा है x। तो जब भी आप अपने फंक्शन में इस x को डालोगे तो एक रियल नंबर आएगा, ये भी एक रियल नंबर आएगा, ये भी एक रियल नंबर आएगा। और रियल नंबर में तो एसोसिएटिविटी होल्ड होती है ना, आगे ब्रैकेट लगाओ या पीछे ब्रैकेट लगाओ कोई भी समस्या नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हो f1x प्लस f2 प्लस f3 x which is same as f1 plus x। हो गया एसोसिएटिविटी। दिस इम्प्लाई f1 प्लस f2 प्लस f3 विद इन दिस ब्रैकेट इज सेम एज f1 प्लस f2 प्लस f3। ठीक है, ये हो गया आपका एसोसिएटिविटी। अब क्या करना है आपको, एसोसिएटिविटी के बाद क्या आती है, थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाउ डिफाइन अ जीरो फंक्शन सच दैट, इस तरीके से, ये जीरो फंक्शन है बच्चे, जीरो पर जब भी x इवेल्युएट होगा तो हमेशा 0 देगा आंसर। ठीक है, डिफाइन अ जीरो फंक्शन कुछ इस तरीके से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। तो इसने 0 आंसर दिया है। अब फिर मुझे आप ये सोच के बताओ कि हमने डिफाइन तो कर दिया लेकिन हमें पता है कि सारे एलिमेंट्स मुझे पिकअप तो v से ही करने हैं, तो इसका मतलब ये जीरो फंक्शन भी v में बिलोंग करना चाहिए। तो एक काम देख लेते हैं, v की कैटेगरी क्या थी, बस इतना ही तो याद करना है कि v की आपकी कैटेगरी क्या थी। v की आपकी कैटेगरी थी कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शंस f 0,1 to r डिफाइन था और कंटिन्यूअस था। तो फिर अब अपने इस पे आ जाते हैं। तो कोई मुझे बताएगा ये जो जीरो फंक्शन है सारे x के लिए सिंगल आंसर दे रहा है 0, तो इसको हम, इन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन is continuous, so this zero function belongs to v, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। एक तो 0,1 पर डिफाइन है और जो सामने आंसर दे रहा है वो भी एक रियल नंबर में ही दे रहा है। तो बस, और उसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए थी, तो तीनों चीजें डन है तो 0 v में बिलोंग कर गया। अब अगर 0 v में बिलोंग कर गया एंड लेट कोई एक फंक्शन f बिलोंग्स टू v है,
तो आइडेंटिटी के लिए आपको क्या दिखाना, आपको क्या करना होता है कि एफ में मैं कुछ ऐसा वेक्टर एडिशन करूं, ये थ्योरी है आपकी एफ एक्स प्लस 0x, ये है आपका एफ एक्स 0x, तो 0 ही है। अब देखो जरा फंक्शन में, ये फंक्शन है, ये फंक्शन या तो इसे फंक्शन की तरह देखो, आपको ये भी पता है फंक्शन में कोई जीरो फंक्शन जुड़ता है, फंक्शन में जब भी कोई जीरो फंक्शन जुड़ता है आपका तो वो क्या देता है, सेम आंसर देता है। इसे दूसरे सेंस से देख सकते हो। अब इस फंक्शन पर आपने एक्स का इवेल्युएशन कर दिया तो रेंज क्या बन गई आपकी, एक कोई रियल नंबर ही तो बनी रेंज आपकी। रियल नंबर में जीरो जुड़ेगा तो रियल नंबर ही आएगा, यानी कि ये तो एज इट इज एफ एक्स है। अब इस सेम चीज को दिस इज सेम एज दिस, तो दिस इम्प्लाई एफ प्लस 0 इज इक्वल टू एफ। सिमिलरली मैं 0 को इस पोजीशन पे रखूं, f को पीछे रखूं, उसके बाद x को इवेलुएट करूं तो भी मुझे सेम ही आंसर मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। 0 प्लस एफ एक्स विच इज सेम एफ एक्स, हेंस f प्लस 0 इज सेम एज f इज सेम एज 0 प्लस f। इसका मतलब इस केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये जो जीरो फंक्शन है, नॉट जीरो फंक्शन जो है ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी का काम यहां पर कर रहा है। अब आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट मतलब कि फोर्थ पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेट f बिलोंग्स टू v, देन माइनस ऑफ f आप कैसे डिफाइन करोगे, माइनस ऑफ f x विल बी इक्वल टू वो जो एफ एक्स जो भी वैल्यू आई है उसके आगे आप माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा, इसे हम कहेंगे कि इसे हम कॉल करेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ f। अब इसे करके देख लेते हैं, f प्लस माइनस एफ पर जब हम x इवेलुएट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स की डेफिनेशन आपने ऊपर लिखी थी, माइनस ऑफ एफ एक्स। दो सेम रियल नंबर, दो सेम फंक्शन है, दोनों सेम फंक्शन को घटाओगे तो जीरो ही तो निकल कर आएगा, जीरो फंक्शन कह लो, ये आएगा निकल करके। तो जब ये आपका आएगा निकल करके, दिस इंप्लाई एफ प्लस माइनस एफ इज इक्वल टू 0। सिमिलरली माइनस एफ plus f is equal to 0. This imply f plus minus f equal to 0 equal to minus f plus f हो गया। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे थोड़ा सा हम काम को आगे बढ़ाएंगे, तो चीजों को थोड़ा सा मैथमेटिकली बोलने की कोशिश करेंगे। ये जो माइनस एफ है, हम इसे माइनस एफ नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ। तो जब भी हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो उसके आगे माइनस लगा देते हैं। माइनस लगाने का मतलब हमेशा हर केस में घटाना नहीं होता है, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग एडिटिव इनवर्स। अब एडिशन ऑपरेशन किस हिसाब से डिफाइन है वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, सो दिस इज माइनस f in your case is additive inverse of f, जो कि आराम से दो फंक्शंस का घटाना है सिंपल वे में। ठीक है, अब फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ आता है आपका, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपका? कम्यूटेटिव लॉ तो यहाँ पर आई थिंक सिंपल ही है कि अगर f1 और f2 दो फंक्शंस को आप इसमें लेते हो, देन f1 प्लस f2 x इज इक्वल टू f1x प्लस f2x। दो फंक्शन से आगे पीछे करके आप चाहे जैसे भी मर्जी इन्हें ऐड कर दो तो कोई भी समस्या नहीं है, तो ये हो जाएगा f2 प्लस f1x। दिस इम्प्लाई f1 प्लस f2 इज इक्वल टू f2 प्लस f1 फॉर ऑल f1 कॉमा f2 बिलोंग्स टू कैपिटल P। तो कम्यूटेटिव लॉ डन। दिस इम्प्लाई
कि ये जो v था वो वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप। तो ये जो इतना पार्ट था अबेलियन ग्रुप तक का वो खत्म हो गया है आपका। अब आपका नेक्स्ट आता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ वेक्टर एडिशन ही पिकअप किया, कहीं पर भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन पिकअप ही नहीं किया। अब प्रॉपर्टीज आएंगी आपकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। कैसे कि अगर a बिलोंग्स टू इसमें से है और f बिलोंग्स टू v है तो क्या होना चाहिए कि तो अगर हम a f पर x को अप्लाई करें तो ये कैसे अप्लाई होगा, a ऑफ f ऑफ x। इसी तरीके से तो आप लोगों ने डिफाइन किया था इसको, a ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड f बिलोंग्स टू v। तो अब हमें ये देखना है स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है जब भी आप अपने v के एलिमेंट में किसी स्केलर का मल्टीपल करते हो तो वो जो अब नया जो एलिमेंट आया है वो भी आपका v में ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि v के अंदर है कि नहीं है। ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि 0,1 से r पर डिफाइन है। कंटिन्यूअस फंक्शन में जब स्केलर मल्टीपल होता है तब भी वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही रहता है एज इट इज। मेरे ख्याल से उसमें कोई डाउट नहीं है आपको। स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाय अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हियर af इज कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन। दिस इम्प्लाई af बिलोंग्स टू v, कि अगर f v में था क्या कि अगर f v में था और a r में था तो इन दोनों का स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी v में ही होगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं रियल एनालिसिस में इतना तो कि स्केलर मल्टीपल ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये तो हम जानते हैं। तो ये यहां पर डन हो गया आपका। इसका मतलब ये जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो भी आपका क्लोज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी हो गया है। अब आपकी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्या करना चाहिए हमें, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कि अगर a बिलोंग्स टू अगर आपका रियल नंबर्स में से है और f1, f2 अगर आपका v में से है तो हम इसका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे पढ़ते हैं, f1 विच इज इक्वल टू, चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, विच इज इक्वल टू f1x प्लस f2x। अब ये फंक्शन है स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो आपका आसानी से अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो फंक्शंस की प्रॉपर्टी, ये तो सारी की सारी आपके फंक्शंस की ही प्रॉपर्टी हैं, कुछ भी नया नहीं है इनमें। इसको आप लिख सकते हो a f1 को एक साथ x प्लस a f2 को एक साथ x। दिस इम्प्लाई a f1 प्लस f2 इज इक्वल टू a f1 प्लस a f2 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r एंड f1 f2 बिलोंग्स टू b। तो ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। सिमिलरली we can show that a plus b f is equal to af plus bf for all a comma b belongs to r and f belongs to b। आसानी से आप इसको भी शो कर सकते हो सेम स्टेप्स के साथ में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर a कॉमा b दो एलिमेंट्स आपके फील्ड में से हैं और ये एलिमेंट आपका वेक्टर आपका उसमें से है, वेक्टर स्पेस में से हैं, तो a b, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या थी ये वाली आपकी कि a b f x इज इक्वल टू, a b को बाहर रखो, एफ एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी एफ एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी एफ को एक साथ
बी एफ को हम एक तरफ कर देते हैं और इसमें से काम करते हैं, एक्स को अलग कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हमें क्या दिखाना होता है कि ये इस वाली प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाना होता है कि ए बी विद एफ मस्ट बी सेम एज, ए को अलग कर दे, बी एफ को एक साथ ले ले, ये दिखाना होता है। तो उसके लिए मैंने यहां वाला पार्ट को पिकअप किया, ए बी एफ, उसके ऊपर एक्स इवेल्युएशन हो रहा है। एक्स इवेल्युएशन का मतलब है कि ए बी स्केलर की प्रॉपर्टी के हिसाब से ए बी बाहर आ जाएगा और एफ एक्स एक साथ हो जाएगा। अब ये तो दो स्केलर ही तो हैं, आप एक स्केलर को बाहर रखो, एक स्केलर को अंदर कर दो, ये तो आप आराम से कर सकते हो। या फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी, दूसरे नजरिए से भी देख सकते हो। ये एक रियल नंबर, ये एक रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर, एफ एक्स भी तो आपका रियल नंबर ही तो है। तो रियल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिविटी का ब्रैकेट आप हमेशा इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फील्ड होती है। तो ए बाहर, बी अंदर, एफ एक्स यहां पर। अब मैंने क्या किया, इसको अभी स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रूल से बी एफ को इकट्ठा कर दिया, एक्स अलग कर दिया। अब इसको जैसे कि, हाँ ठीक है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपका। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, अभी इसको हम अगर ब्रैकेट से बाहर निकालना चाहें तो ये कुछ ऐसे निकल आएगा ब्रैकेट से बाहर, ए बी F1 और इस सब के बाहर X, क्योंकि X तो ऐसे ही काम कर रहा है। अब देखो ये और ये से निकल आया कि ये दोनों F1 नहीं F, ये दोनों आपस में बराबर हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, F बिलोंग्स टू में बी। तो ये हो गया है आपका, ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी डन हो गई है। अब आपकी आखिरी एक और प्रॉपर्टी रह गई है। देखो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन डन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव डन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव डन। अब इसको और आ जाते हैं हम एक बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि इफ एफ एक वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस में से है, तो एक आपको यूनिटी एलिमेंट पे ढूंढना पड़ेगा। यूनिटी एलिमेंट का मतलब आप यहां पर इस हिसाब से ले सकते हो कि हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात भी तो कर सकते हैं, कि अगर आइडेंटिटी की बात कर सकते हैं ना, कि अगर 1 बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ रियल नंबर, फील्ड ऑफ रियल नंबर में मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। तो आपका 1 एफ पर एक्स जब अप्लाई हो रहा है तो वो बन रहा है, ये फंक्शन में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो फंक्शन ही तो आएगा। या आप इसे दूसरे नजरिए से देख सकते हो, ये एक रियल नंबर है, ये 1 है, रियल नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज ही आ जाएगा, विच इज सेम एज। इसको आप, इस चीज को आप घुमा करके दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। दिस इम्प्लाई 1 डॉट एफ इज इक्वल टू एफ, ये है फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू बी। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ आर। ये हो गया आपका वेक्टर एलिमेंट 1 डॉट यू, आपका यू आना चाहिए। तो ये काम भी आपका पूरा हो गया है। तो आई थिंक अब इसके अलावा तो और कोई प्रॉपर्टी नहीं बची है आपकी। ठीक है, आपने हर तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दिस इम्प्लाई वे इज, ऐसे नहीं लिखते, वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। नाउ डन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपका हो गया है। अब एक क्वेश्चन देती हूं आपको। क्वेश्चन है, इज द सेट ऑफ M2 cross 2, M2 cross 1 column matrices a vector space over the field of real numbers with respect to the vector addition and scalar multiplication